हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी की वन शॉर्ट सीरीज़। टारगेट 2023 की वन शॉर्ट सीरीज़ के साथ आज हम अपना ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई वांट टू से बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इम्पॉसिबल इज नॉट ए साइंटिफिक टर्म। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इम्पॉसिबल इज नॉट ए साइंटिफिक टर्म। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल वर्ड साइंटिफिक टर्म नहीं है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, हमारे फील्ड में इम्पॉसिबल वर्ड साइंटिफिक टर्म ही नहीं है। हमारी जो डिक्शनरी है साइंस की, उसमें जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी थॉट के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टुडे टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है 2023 का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से हमारा +2 का सिलेबस स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम है डिलीट कर दिया गया है, तो हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर द कंटेंट्स? फ्लावर स्ट्रक्चर। हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पॉलिनेशन टाइप, एजेंसीज एंड एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, post fertilization events, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit. So ये सारे टॉपिक्स हैं, ये कंटेंट्स हैं जो हमने अपने इस लेक्चर में स्टडी करने हैं। So we will start with the structure of flower. So first of all I want to tell you, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। बहुत सारे बच्चों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। फोकस ऑन द वर्ड हैप्लॉइड गैमीट्स। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन होता है रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉइड zygote. Process of the fusion of haploid gametes. One haploid gamete is male, other haploid gamete is female, and that results in the formation of a diploid zygote, which ultimately develops into new organism. So definition of sexual reproduction is clear, that it is the fusion of male and female gametes which are haploid, and that results in the production of a diploid zygote, which ultimately develops into a new organism. So let us start with the chapter now, flower. So I want to demonstrate this flower first. ये सभी ने देखा हुआ है, commonly known flower है, right? तो फ्लावर्स क्या हैं? दे आर इंट्रोड्यूस्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो, फ्लावर हम वैसे तो बहुत सुंदर लगता है, फूल की फूल हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, बट इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, दैट वो किसके पर्पज से होती है? फ्लावर से। देखो, अगर मैं फ्लावर को आपको इस तरह से दिखाऊं तो आपको मालूम है ये स्टॉक है, राइट? तो इसमें ये देखो, ये ग्रीन कलर के, अगर हम इनको हटाएं थोड़ा सा, तो ये ग्रीन कलर के क्या हैं? दीज आर द सेपल्स। दीज ग्रीन कलर आर द सेपल्स। ये जो कलर्ड है, दीज आर द पेटल्स। कलर्ड क्या है? पेटल्स हैं। ग्रीन कलर के जो हैं ये सेपल्स हैं, जिसे हम आउटर कवरिंग भी कहते हैं। ग्रीन कलर की जो आउटर कवरिंग है, दे आर द सेपल्स। दिस कलर्ड पार्ट इज द पेटल्स। नाउ अब आ जाओ आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। अब आप कहोगे मैम इसमें हमें ये तो बताओ कि कौन सा पार्ट इसमें क्या है? एंथर है, क्या है? फिलामेंट है, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? क्या है ये? फिलामेंट्स। किसके ऊपर क्या है? बाइलोब्ड एंथर। ये क्या है? स्टॉक है फिलामेंट की। इसके यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टाइल सब पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी अब मैं ये चाहती हूँ कि आप इससे अवेयर हो जाओ, इस फ्लावर की टर्म्स के साथ आप अवेयर हो जाओ। देखिए, जब हम फ्लावर की टर्म्स को पढ़ते हैं तो फ्लावर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट।
फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. दे आर नॉट इन्वॉल्व ओनली इन द रिप्रोडक्शन बट दे आल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो फ्लावर इज नॉट ओनली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन, दे आल्सो एक्ट एज ए फूड फॉर सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स. देखिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फ्लावर जो है वो फूड भी है. नाउ फ्लावर्स कैन आइदर बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट. फ्लावर जो है दैट कैन बी कंप्लीट फ्लावर और इट कैन बी इनकम्प्लीट फ्लावर. अब इसका क्या मतलब है? देखो इस फ्लावर को देखो, अगर इस फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, क्या है ये? सेपल्स, पेटल्स क्या है हमारे? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अगर ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट है ना फ्लावर में, तो दैट फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट. अगर इनमें से कोई एक भी पार्ट मिसिंग है तो दैट फ्लावर इज सेड टू बी इनकम्प्लीट. राइट? So next is a complete flower is one that consists of sepals, petals, stamens and pistil. तो complete flower क्या है? Complete flower is one that consists of sepals, petals, stamens and pistil. देखिए मैंने आपको भी बताया कि these are the sepals, green color sepals, colored petals. Androecium is the male reproductive part of the flower and gynoecium is the female reproductive part of the flower. अगर इनमें से चारों present हैं तो that flower is said to be complete, otherwise it will said to be incomplete. अब complete flower को हम scientifically थोड़ा और explain करते हैं. complete flower को complete कब कहते हैं? complete flower is said to be complete when it has वेजिटेटिव पार्ट एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं आपके? पेटल्स एंड सेपल्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. जब ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जब वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी, दैट फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट. राइट? सो एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठनी पड़ेगी. वन शॉट सीरीज में जब स्टार्ट होंगी उसके साथ ही आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स लेके बैठेंगे. क्यों बैठना है एनसीईआरटी की बुक लेके? क्योंकि जो जो मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी, जो जो मैं डायग्राम्स दिखाती जाऊंगी, वो मार्क करते जाना है. सेल्फ नोट्स साथ ही बनेंगे, वही सेल्फ नोट्स फिर रिवीजन के काम आएंगे. राइट? सो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आगे चलते हैं. स्पोरोफाइट, ये जो प्लांट बॉडी है ना, जो प्लांट बॉडी है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. ये डायग्राम है एनसीईआरटी की बुक में. ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी की बुक में, अब इसको जरा थोड़ा सा फोकस किया जाए, इस पे गौर से देखो तो फ्लावर का एलएस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है फ्लावर का. देखिए फ्लावर के क्या है ये? दीज आर द पेटल्स. कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? पेटल्स होती हैं. और ग्रीन कलर पार्ट कौन सा होता है? सेपल्स होती हैं. उसके बाद आती है एंथर. ये आपका है, आपका क्या है? स्टेमन. स्टेमन किसका बना होता है? एंथर और फिलामेंट का. ये है एंथर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एंथर. और इसके नीचे क्या है? फिलामेंट है. ये एंथर है और एंथर के नीचे ये जो लॉन्ग स्टॉक नजर आ रही है दैट इज फिलामेंट. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज गाइनोशियम. गाइनोशियम और द पिस्टल, ये किसका बना हुआ है? दिस इज स्टिग्मा. दिस लॉन्ग, ये जो लॉन्ग स्टॉक है, दिस इज स्टाइल एंड एट द बेस देयर इज अ बल्ज्ड पार्ट विच इज नोन एज ओवरी. और थोड़ा सा ना, ये तो होगी आपकी एनसीईआरटी के लैंग्वेज में. और थोड़ा सिंपल करें, जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का which attract the butterflies insects, वो colored part फ्लावर को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं. जो ग्रीन कलर का मैंने आपको दिखाया अभी, फ्लावर की जो आउटर कवरिंग है उसे सेपल्स कहते हैं. उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ये स्टेमन. स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन. स्टेमन किससे मिलके बना है? टॉप है एंथर और उसके बाद ये जो लॉन्ग स्टॉक है, ये वाली लॉन्ग स्टॉक, ये क्या है आपकी? फिलामेंट. तो दैट इज द एंथर एंड फिलामेंट. सो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो फ्लावर का, इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत चीजें क्लियर नजर आएंगी. थोड़ा कलर्ड भी है, ज्यादा अच्छा लगता पढ़ना. देखो जी, ऐसे खड़े होते हैं हम फ्लावर लेके ना, तो क्या है ये? दिस इज पेडिसल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर. इसको पेडिसल कहते हैं. उसके बाद देखो ये जो कलर्ड है
ये जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, ये क्या है आपकी पेटल्स हैं। ये जो पेटल्स के साथ ग्रीन कलर, एग्जांपल और सिंपल रोज देख लो, रोज का रेड कलर की पेटल्स होती हैं और बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाइड ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टेमन पे। ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, येलो कलर के, ये क्या है, एंथर है। अब एंथर के साथ ये जो नीचे को स्टॉक नजर आ रही है, ये फिलामेंट है। तो स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एक आपके लिए इसमें यहाँ पे टिप है, अपना एग्जाम जो अपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बातें करेंगे। जब आपने अपने पेपर अपना अटेम्प्ट करना है थ्योरी का, सब्जेक्टिव पेपर डायग्राम, बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स कुछ नहीं है। जब आप इस डायग्राम को इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ आप डायग्राम बनाओगे फ्लावर का, देखिए ऐसे नहीं कि यहाँ ये लिखा जा रहा है, यहाँ ये लिखा जा रहा है, नो नो, जस्ट लाइक दिस। ऑन वन साइड आप लिखोगे, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये गायनोशियम, सेंटर वाला गायनोशियम है। तो ये क्या है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, जो ये नीचे स्टॉक नजर आ रही है आपको, ये है स्टाइल, और लास्ट जो बेस पे आपको ये बल्ब जैसा उभरा हुआ ये पार्ट जो नजर आ रहा है सर्कल वाला, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम बनेगा उसकी एक तरफ पे लेबलिंग होगी, इसे कहते हैं वेल लेबल्ड डायग्राम। अगर कई बार एग्जाम में हमारा टाइम कम रह जाता है ना, कि टाइम 1.5 आवर रह गया और इतने सारे क्वेश्चन करने वाले, डायग्राम भी बनाने हैं, तो इस तरह से आप जब डायग्राम बना दोगे ना, अगर बहुत 5 मिनट्स रह गए और हाफ क्वेश्चन रहता है, तो आप डायग्राम बना के उसकी जो थ्योरी आप लिखना चाहते हो ब्रैकेट में लिख दो। एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यू नो द आंसर, राइट। सो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द 4 whorls ऑफ मॉडिफाइड लीव्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फ्लावर। यही टर्म्स याद रखनी है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलेक्स क्या है आपके, सेपल्स। करोला क्या है आपका, पेटल्स। एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन। गायनोशियम क्या है, पिस्टल। तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कौन से हो गए, कैलेक्स एंड करोला आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और एंड्रोशियम एंड गायनोशियम क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड द 4 विल कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आगे देखते हैं। The sepals, petals, stamens and pistils, they constitute one of the flower parts in each of these whorls. तो NCERT में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और पिस्टल्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फ्लावर पार्ट इन ईच ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब है इस बात का, कि ये जो आप एक फ्लावर पकड़ लो, बस उसको देखी जाओ, नीचे ग्रीन पार्ट है, सेपल है, ऊपर पेटल है। सेपल को क्या कहा हमने, हमारे कैलेक्स हैं, और जो कलर्ड पार्ट है करोला है। बीच में आ जाओ फ्लावर के, देख लो, एक फ्लावर लेके देख लो घर में, और बीच में क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। दूसरा क्या है, गायनोशियम है। गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो क्या है, स्टेमन है। स्टेमन किससे मिलकर बना है, ऊपर आपको बायलोब्ड एंथर नजर आएगा, आगे और देखेंगे। बायलोब्ड एंथर ये येलो वाला बायलोब्ड एंथर है, और साथ में नीचे फिलामेंट आ रहा है। गायनोशियम क्या है, इस तरह का बीच में सेंटर में आपको दिखाई देगा, ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल लगी है, बेस पे ओवरी है, राइट। तो इस तरह से हमने इस चीज को याद करना है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर की। एनसीईआरटी में कंप्लीट फोकस किया गया है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कोई भी चीज करोगे डायग्राम बना के करोगे, 1-2 बार डायग्राम आ गया उसके बाद प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। देखो जी, पेटल्स। अब मैंने आपको कहा कि ये जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, उसे क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और दूसरे टर्म, हमारी साइंटिफिक टर्म क्या है, करोला। पेटल्स, दिस इज ब्राइट कलर्ड पार्ट दैट अट्रैक्ट्स बीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो पेटल्स क्या है, ब्राइट कलर्ड पार्ट। आप जो फूल फ्लावर हम देखते हैं, हम फ्लावर्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर। कि कितना रोज की तरफ क्यों जाते हैं, सनफ्लावर की तरफ क्यों जाते हैं, लिली की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका कलर बड़ा सुंदर है। तो ये क्या है, ब्राइट कलर्ड पार्ट है दैट अट्रैक्ट, जो किसको अट्रैक्ट करता है, बैठी होती है ना बटरफ्लाईज फ्लावर्स पे, बीज को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। कलर ऑफ द प्लांट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। देखो जी, अब ये भी बहुत सुंदर है और ये भी बहुत सुंदर है। तो ये जो कलर है फ्लावर का, दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। कोई पिंक कलर का फ्लावर है, कोई रेड कलर का फ्लावर है, कोई येलो कलर का सनफ्लावर है। तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं
दे आर, जो कलर है इनका दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, राइट। सो द सम आर ब्राइट कलर्ड वाइल सम आर लाइट कलर्ड, कुछ ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और कुछ लाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन अच्छे सभी को सभी तरह के फ्लावर्स लगते हैं, है ना। सो पेटल्स हेल्प अस टू डिफरेंशिएट वन फ्लावर फ्रॉम अदर। आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो ये फ्लावर कौन सा और ये फ्लावर कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेटल्स, उनके पेटल्स के कलर पर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। आगे चलते हैं जी। सेपल्स, सेपल क्या है? ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनीथ द पेटल्स टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड्स। एग्जाम्पल फिर रोज पे आ जाए। एक्चुअली रोज की बात बहुत करती हूँ ना मैं, वो एक्चुअली ना रोज बड़ा कॉमन सा है जो हर कोई देखता रहता है उसको। सेपल्स क्या होती हैं? ग्रीन कलर्ड पार्ट है बीनीथ द पेटल्स, रेड कलर के रोज के नीचे ग्रीन ग्रीन जो कलर की वो पार्ट है ना, वो है सेपल्स हैं। तो वो इनका फंक्शन क्या है सेपल्स का? सेपल्स का फंक्शन क्या है? दैट प्रोटेक्ट द पेटल्स टू प्रोटेक्ट राइजिंग बर्ड्स। सबसे पहले तो बर्ड ये होती है ना, राइज होती है ना, फ्लावर तो बाद में ब्लूम करता है, तो उसको बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं सेपल्स। सम फ्लावर्स हैव फ्यूज्ड पेटल सेपल्स व्हाइल ए फ्यू हैव सेपरेटेड पेटल सेपल्स। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें फ्यूज्ड पेटल सेपल्स होती हैं। सी सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड, और कुछ में क्या होता है? इस तरह से सेपरेटेड पेटल सेपल्स होती हैं। ये कंडीशंस हैं। सम फ्लावर्स हैव फ्यूज्ड पेटल सेपल्स व्हाइल सम हैव सेपरेटेड पेटल सेपल्स। आगे देखते हैं जी। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पेटल्स और सेपल्स की बात आपको समझ आ चुकी है और ये भी पता लग गया है कि वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फर्स्ट इज द स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टेमन। This is the male reproductive organ and is also known as androecium. अगर मैं आगे बात करूं एंड्रोशियम, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात कर रही हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेनली एंथर एंड फिलामेंट। मैंने बताया था ना, वो येलो वाला पोर्शन एंथर है और उसके पीछे ये क्या है? दिस इज फिलामेंट। सी द डायग्राम। जो आपका एंड्रोशियम है दैट इज मेड अप ऑफ बाइलोब्ड एंथर, एंड जो नीचे आपका ये स्टॉक है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो नेक्स्ट इज एंथर इज ए येलोइश सैक लाइक स्ट्रक्चर। वो फूलों का पकड़ते हैं ना, वो येलो येलो सा पार्ट जो आ जाता है ना, उन सब की बातें करेंगे अभी, वो सब क्या है। एंथर इज ए येलोइश सैक लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द पोलन। एंथर क्या है? एक येलोइश सैक लाइक स्ट्रक्चर है, येलो कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किसमें इन्वॉल्व्ड है? इसका फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द पोलन्स। वो जो येलो येलो लगता है ना डस्ट हाथों में फ्लावर्स को पकड़ने पे, दैट इज पोलन, राइट। सो the filament is a slender thread-like object which functions by supporting the anther. तो filament क्या है? ये रहा filament। मैंने बताया कि स्टेमन जो है that is made up of anther and filament. It is a slender thread-like object है which function by supporting the anther. इसका filament का function क्या है? ये anther को support करता है, right? So pistil. So after the male reproductive organ, now we are shifting to female reproductive organ, which is the pistil, innermost and the female reproductive organ of a flower, which comprises of three parts: stigma, style and ovary. Female reproductive organ is known as pistil. Wall of pistil is known as गाइनोशियम। जो वॉल है पिस्टल का उसे क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसी के साथ याद करना है कि पिस्टल जो है दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टिग्मा विच इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन, नेक्स्ट इज द स्टाइल एंड थर्ड इज द ओवरी। आपने देखा ये ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने याद रखना है, इसको आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और इसके साथ ही आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। साथ में सेल्फ नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। सो स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट और रिसेप्टिव टिप ऑफ कार्पल इन द गाइनोशियम ऑफ ए फ्लावर। तो स्टिग्मा क्या है?
टॉप मोस्ट पार्ट है, सबसे टॉप पार्ट जो है, टॉप मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा एंड इट इज द रिसेप्टिव, इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टिव पार्ट, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, रिसेप्टिव टिप भी कहते हैं, किसकी, कार्पल्स की, इन द गाइनोशियम ऑफ ए फ्लावर। स्टाइल, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड स्टाइल। इट इज लाइक सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। देखो ये तो हो गया स्टिग्मा, टॉप मोस्ट पार्ट। उसके बाद मैंने कहा ये स्टाइल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टाइल है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो स्टाइल है ना, ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को, स्टिग्मा और ओवरी को ये कनेक्ट करती है। थर्ड इज द ओवरी। ओवरी क्या है, ये लास्ट बेस वाला पार्ट, इट इज द डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट होल्ड्स ए लॉट ऑफ ओव्यूल्स। ओवरी क्या है, ये क्या है आपकी डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये है नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन आता है माइंड में, यार सीड किसमें बनते होंगे, फ्लावर में सीड बन जाता है, सीड कहाँ बनता होगा, सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स हैं, वहां पे क्या होती है, सीड फॉर्मेशन होती है। प्री फर्टी, अब आते हैं एनसीईआरटी के जो सेकंड और फर्स्ट पेज पे ही स्टार्ट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की अगर हम बात करें, ऐसा डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक खोलो, साथ में ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, क्या होता है, several structural and hormonal changes lead to the formation and development of floral primordial। बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो क्या करते हैं, दैट लीड टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लोरल प्राइमोडियम। जो आपका फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है, दैट इज आफ्टर सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। इनफ्लोरेसेंस फॉर्म दैट बियर्स फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस बन जाती है जिसमें क्या होता है, फ्लोरल बड्स होती हैं और फिर फ्लावर्स होते हैं। नाउ इन फ्लावर्स, ये डायग्राम देखो जरा ये वाला, इन फ्लावर्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंशिएट। देखो अब मैं आपको ये अगर दिखाऊं फ्लावर, ये फ्लावर है, तो अगर इसकी ये हम ये करोला हटा दें, अगर इसके करोला को हम हटा दें और इसको नीचे से देखें तो आपको पता लगेगा, ये रहा, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसमें से मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। वी कैन इजीली डिफरेंशिएट। और देख लेते हैं, इसमें भी अगर आप देखो तो आपको ये दिखाई देगा ये किस तरह से आ रहा है। एंड में ये आपकी स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, ये सब कैसे हैं, तो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट। फ्लावर में यू कैन इजिली डिफरेंशिएट व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम उसको करने में ना, डिफरेंशिएट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। वन, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है एंड्रोशियम का कि मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमन कैसा होता है, तो बड़ी इजीली आप फ्लावर में देख सकते हो। सिमिलर स्लाइड्स आर अवेलेबल नाउ इन द बायोलॉजी लैब्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो डायग्राम दिखाए जाते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर आपको पता लग जाने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड जनरली बायलोब्ड एंथर। तो स्टेमन किसका बना होता है, मैंने बताया अभी येलो कलर का एंथर है। एंथर कैसा था, 2 लोब्स थी, एंथर बायलोब था और एक क्या थी साथ में उसके फिलामेंट था। नाउ अब थोड़े ना इसके हम अपनी ये एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम पे फोकस करते हैं कि ईच लोब कंटेन्स 2 थीका। देखो ये है आपका एंथर, एंथर है, ये वाला डायग्राम पे फोकस करेंगे पहले। एंथर इज 4-साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब। देखो भाई, सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे। ये मैंने पेन रखा, ये एंथर जो है 4-साइडेड स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 4-साइडेड स्ट्रक्चर है।
किसका बना हुआ है? ये जो प्रेजेंट है ना ये सर्कल में, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया. एंथर इज 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब. अगर मैं यहाँ बीच में पेन रख दूं तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया. तो आप मेरे को बताओ कि एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, दूसरे लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एंथर इज 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब. ये एक लोब है राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला दूसरा लोब है. इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं 2 इन ईच लोब प्रेजेंट है. अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है आपका, दैट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स लेयर्ड वॉल. अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना ये वाला, इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर्स के साथ सराउंडेड है. कौन सी हैं? सबसे पहली है एपिडर्मिस, आउटर वन एपिडर्मिस. उसके अंदर है एंडोथीकियम. एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल के बैठोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा. अंदर है उसके एंडोथीकियम. उसके बाद आपके पास क्या आती है? मिडल लेयर्स आती हैं. और उसके बाद क्या है? टेपेटम है. तो 4 वॉल लेयर्स पूछा जाता है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 4 जो आपका एंथर है वो कौन सी 4 वॉल लेयर्स के साथ सराउंडेड है? आउटर एपिडर्मिस, इनर एंडोथीकियम, थर्ड मिडल लेयर्स एंड फोर्थ इज द टेपेटम. ठीक है जी, क्लियर हुआ कुछ? 4-sided स्ट्रक्चर. नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकेम पोलन सैक्स विच कंटेन पोलन ग्रेन्स. अब ये जो मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया बताए हैं ना, कि ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एंथर में, इनमें डेवलपमेंट हो जाती है. डेवलपमेंट हो जाती है तो ये क्या बनाते हैं? पोलन सैक्स बनाते हैं. पोलन सैक्स में क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है. समझ आ रही कोई बात? कि माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इनमें डेवलपमेंट होगी, क्या बनाएंगे? पोलन सैक्स. पोलन सैक्स में क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स. ठीक है जी, आगे चलते हैं. स्पोरोजीनस टिश्यू. अब देखो जो मैंने आपको भी पीछे स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें क्या था? 4 मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. और इट इज कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग. देखो मैंने कहा कि एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक होमोजीनस सेल्स का, होमोजीनस सेल्स का क्या मतलब होता है? सिमिलर कंपोजिशन वाले होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट हैं. उनका सेल्स प्रेजेंट है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं. स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है जब क्या? एंथर यंग होता है. ठीक है जी, तो अब हमें पता लगा यंग एंथर और मैच्योर एंथर होता है. तो जरा देख लेते हैं टेपेटम के बारे में. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अबाउट द टेपेटम. बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. टेपेटम का क्या फंक्शन है? टेपेटम क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. एपिडर्मिस, एंडोथीकियम एंड मिडल लेयर्स, ये तीनों क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ये तीनों का क्या फंक्शन है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. जो एंथर मैच्योर होके डेहिसेंस होता है, पोलन ग्रेन, आगे दिखाऊंगी मैं डायग्राम, जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं उसमें कौन हेल्पफुल होता है आगे हम बात करेंगे. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो एंथर की हम यंग एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स के साथ सराउंडेड है. अब 4 लेयर्स के फंक्शन क्या है यहां तक हमें पता लग गया. अब बात आती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? जेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर विच इज पोलन ग्रेन from microspore mother cell by reductional division is called microsporogenesis. Microsporogenesis क्या होता है? The process of the formation and differentiation of microspore. जो process है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बाय द रिडक्शनल डिवीजन. उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं.
मैंने आपको कहा था मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर का डायग्राम दिखाया गया है एनसीईआरटी में। जब एंथर मैच्योर हो जाता है ना तो डेhiscence ऑफ एंथर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, एंथर ने क्या मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उन्होंने क्या कर रखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होने के बाद पोलन सैक्स बनेंगे, पोलन सैक्स क्या रिलीज करेंगे, पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स का रिलीज दिखाया है आपको। नाउ अब बात हमने कहा पोलन ग्रेन्स, यहाँ तक होगी बात खत्म कि जो मैच्योर एंथर है उसके जो मैंने बताई थी एंथर की जो वॉल्स हैं, जो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर्स और टैपेटम, उनके फंक्शन मैंने आपको बताए कि दैट हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर, बट द टैपेटम जो है आइदर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड हो तो वो क्या पर करती है, दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो पोलन ग्रेन हमारे पास आया तो मैच्योर एंथर में क्या था, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ये पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर में कैसा दिखाई देता है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट, अब आपको सिलेबस में है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब आपको डेवलपमेंट पढ़नी है पोलन ग्रेन्स की, मेल गैमीट नहीं है पोलन ग्रेन, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मेल गैमेट नहीं है पोलन ग्रेन तो क्या है, मेल गैमेटोफाइट। सो द pollen grain represents the male gametophyte, pollen grains are made up of two layered walls। देखो जो pollen grain है वो two layered walls के सब बॉल के साथ बना हुआ है, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक खोलो तो एनसीईआरटी की बुक में ये ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, तो जो पोलन ग्रेन है दैट इज मेड ऑफ टू लेयर्स के साथ मिलके बना है। जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, एक्साइन। देखो एक्साइन है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, तो एक्साइन जो है दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो ये क्या कर सकता है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। किसकी बनी होती है, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। क्या फंक्शन है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को विदस्टैंड करती है और अल्कली को विदस्टैंड करती है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट एंटाइन, एक्साइन होगी, आउटर लेयर होगी, किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की। जो इनर लेयर है थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। क्वेश्चन आता है एक्साइन और एंटाइन के बीच में डिफरेंस आते हैं। एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की, एंटाइन किसकी बनी है, पैक्टिन और सेलुलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन आपको नजर आ रहा है ना, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, उसको कौन सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जर्म पोर, जर्म पोर क्या है, अपर्चर्स हैं ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट एंड इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। जर्म पोर क्या है, जर्म पोर देखो इधर डायग्राम में, ये एक्साइन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, लेकिन कहां पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जहां जर्म पोर प्रेजेंट है। देखो सब जगह चारों तरफ से ये कॉन्टिन्यूअस थी और यहाँ पे आके ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। जिस पॉइंट को क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो जो एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। तो जो अपर्चर्स जर्म पोर्स क्या हैं, दीज आर द अपर्चर्स ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जर्म पोर वो अपर्चर है एक्साइन का जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। आगे पढ़ेंगे। मैच्योर पोलन, मैच्योर पोलन, एक्साइन एंटाइन पता लग गया, जर्म पोर पता लग गया, एक्साइन किसकी बनी होती है पता लग गया, एंटाइन किसकी बनी होती है पता लग गया। अब बात करते हैं मैच्योर पोलन की। डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का, ये डायग्राम बहुत, जो भी डायग्राम यहाँ दिखाए जाएंगे वो सब डायग्राम कवर करने हैं। मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 cells with nucleus, vegetative and
जनरेटिव सेल। देखो ये जो आपका सेल है ना, हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोर की बात कर रहे थे, है ना। मैंने कहा था कि ये जो माइक्रोस्पोर होता है, देखो इसमें क्या होता है, वैक्यूल जब बन जाता है, जब वैक्यूल बन जाता है तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वैक्यूल जनरेट हो गया। ये वैक्यूल क्या करता है, इसके कारण एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बन जाता है, ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो इससे क्या होता है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर लार्ज इज द योर vegetative cell and this is the spindle shaped is the generative cell। याद क्या रखना है, देखो इस तरह से याद रखना है कि वैक्यूल जनरेट हुआ, वैक्यूल ने क्या कर दिया, इसका वैक्यूल के कारण स्पिंडल शेप एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया। एसिमेट्रिक स्पिंडल के बनने के बाद लार्ज वेजिटेटिव सेल बन गया और स्मॉल जनरेटिव सेल बन गया। ठीक है, इसका और देखते हैं थ्योरी में क्या दिखाया जा रहा है। अबंडेंट फूड रिजर्व, वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है, तो आपको जब मैच्योर पोलन ग्रेन की बात की जाए तो मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स, लार्जर इज द वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलेस्ट इज द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है, अबंडेंट फूड रिजर्व, बिगर इन साइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जनरेटिव सेल पे। हाँ जी, जनरेटिव सेल कैसा है मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन है उसमें क्या है, जो बिगेस्ट है दैट इज द वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलेस्ट इज द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसे, स्मॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, इन्वॉल्व्ड इन सिनगेमी। जनरेटिव सेल इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिनगेमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये याद रखना है। पोलन ग्रेन्स किसके जो है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड एज पोलन टेबलेट्स। पोलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट से यूज होती हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज, जो पोलन ग्रेन्स है बहुत स्पीशीज के, एग्जाम्पल है पार्थेनियम, दे कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल डिजीज इन सम पीपल। तो जो पोलन ग्रेन्स है कुछ स्पीशीज के, ये क्या कहते हैं, जैसे पार्थेनियम ग्रास है, वो क्या करती है, दैट कॉजेज एलर्जी। कैसे, कौन सी एलर्जी, एनसीईआरटी में दे रखा है, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा टाइप के जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये मैंने कुछ आपके लिए डिफरेंस बताया है, सब कुछ पीछे बता दिया है। मेरा यहाँ मेंशन करने का सिर्फ एक ही व्यू है कि आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस जो है हमें पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। सो इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, देखो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। ये जो मैंने बताया ना आपको कि जो पोलन ग्रेन है दैट उसमें कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स, बिगर इज वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर इज जनरेटिव सेल। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। इस 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स की शेडिंग हो जाती है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली to give rise to 2 male gametes before pollen grains are shed। तो कुछ जो रिमेनिंग स्पीशीज हैं उनमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना देता है। राइट, आगे चलते हैं। वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का क्या मतलब है कि पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन जब होती है दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, और ये एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड टू जर्मिनेट। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे शुड लैंड ऑन द स्टिग्मा। पता लग गया आप तो कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स की जो है लैंडिंग होनी है। तो वो क्या करता है, दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो पोलन ग्रेन्स जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, दे आर स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो जो पोलन बैंक्स है ना, जैसे हम हमारे बैंक है फाइनेंस के बैंक है, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, क्या है वहाँ पे हमारा फाइनेंस स्टोर किया जाता है, हमारी मनी वहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, उसी तरह से पोलन ग्रेन्स की भी स्टोरेज होती है। किस कंडीशन पे होती है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसे कहते हैं पोलन बैंक। ठीक है जी।
पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज, पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारी स्पीशीज के, ये क्या करते हैं, दे कॉज स्वेयर एलर्जीज, स्वेयर एलर्जीज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो ये सब इसको कॉज करते हैं। कौन करता है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज। तो पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो इंडिया में कैसे आया था, पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट, कंटामिनेंट की फॉर्म में आया था विद इंपोर्टेड व्हीट, इंपोर्टेड व्हीट के साथ एज ए कंटामिनेंट ये आपका पार्थेनियम आया था, और ये आकर क्या हुआ, यूबिक्विटस इन अकरेंस, हर जगह मिलने लग गया पार्थेनियम, ठीक है, कैरेट ग्रास, और ये क्या कॉज करता है, स्वेयर एलर्जीज कॉज करता है। सो इस तरह से आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और वो क्या यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट यूज होते हैं। देखिए पोलन टेबलेट्स यूज होती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्या होता है कि जो पोलन प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड टेबलेट्स, ठीक है जी। तो ये सब यूज होता है। पोलन कंजप्शन, जो पोलन कंजप्शन है वो क्लेम की गई है दैट इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज, जो एथलीट्स होते हैं ना वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए पोलन टेबलेट्स का, पोलन सिरप्स का कंजप्शन करते हैं, और जो रेस हॉर्सेज हैं उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए उनको पोलन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक। सो नाउ आवर पोलन ग्रेन इज ओवर। Now next is the pistil, megasporangium and embryo sac. Second part है pistil, megasporangium and embryo sac. पिस्टल का मैंने डिस्कस किया अभी डायग्राम कि स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का 3 पार्ट्स का बना होता है। इनर मोस्ट पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। ये वाइवा में ये जो एक बार इस तरह से चैप्टर हो गया ना, टेंशन खत्म हो जाएगी वाइवा में क्या तैयार करना है, थ्योरी कहाँ से आएगी, क्योंकि क्या आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, सब खत्म। पिस्टल क्या है, इनर मोस्ट पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, इनर मोस्ट पार्ट है, किसका बना है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का। इसको कलेक्टिवली, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट, इसमें नाउ पिस्टल का आगे देखते हैं किन पार्ट्स का बना होता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट है और रिसेप्टिव पार्ट है कार्पल का इन द गाइनोशियम ऑफ ए फ्लावर। तो स्टिग्मा क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट है, जो क्या है आपका रिसेप्टिव पार्ट है। नेक्स्ट इज स्टाइल, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हमने बता दिया मैंने आपको पहले भी कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किसको कनेक्ट करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। एंड नेक्स्ट योर ओवरी, ओवरी क्या है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज द पार्ट वेयर द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं गाइनोशियम में। अब आप देखिए कुछ कंडीशंस है एनसीईआरटी में ना मेंशन है ये कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम किसका बना हो सकता है, सिंगल पिस्टल का बना हो सकता है। जब गाइनोशियम सिंगल पिस्टल का बना होता है तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अगर वो एक से ज्यादा पिस्टल का बना होता है उसे कहते हैं मल्टीकार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी कहते हैं। अब मैंने कहा गाइनोशियम एक पिस्टल का बना है मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा पिस्टल का बना है मल्टीकार्पिलरी। अब ये है कि अगर वो फ्यूज्ड है, अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस है, अगर फ्री है तो एपोकार्पस है। ये कंडीशन, ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। अगर पिस्टल फ्यूज्ड हैं तो वो क्या है, सिनकार्पस हैं, अगर फ्री हैं तो एपिकार्पस हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, मल्टीकार्पिलरी और सिनकार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल है पेपेवर। पेपेवर किसका एग्जाम्पल है, मल्टीकार्पिलरी और सिनकार्पस पिस्टल का। मल्टीकार्पिलरी और एपोकार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल है माइशेलिया। तो माइकेलिया एंड द पेपेवर आर द 2 एग्जाम्पल्स। ये याद रखनी पड़ेंगी कंडीशन। सिनकार्पस और एपोकार्पस की कंडीशंस को याद रखना है। सिनकार्पस पिस्टल है, मल्टीकार्पिलरी है तो कौन सी है, पेपेवर है, और अगर मल्टीकार्पिलरी और एपोकार्पस है, फ्री जो है वो कौन सा, माइकेलिया। नेक्स्ट इज, अब देखिए मैंने बता दिया पिस्टल 3 पार्ट्स का बना होता है। नेक्स्ट इज इनसाइड द ओवरी के अंदर क्या होता है,
पिस्टल 3 पार्ट का बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी में क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा कहां पे प्रेजेंट है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। नेक्स्ट इज द मेगास्पोरेंजिया और द ओव्यूल्स। देखो पिस्टल हम पढ़ते आ रहे हैं अब कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का बना हुआ है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से पिस्टल बना हुआ है। तो ओवरी में क्या है? ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है। ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है, जो किस में मैच्योर हो जाएंगे? सीड में मैच्योर हो जाएंगे। अब ये जो इनसाइड योर ओवेरियन कैविटी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ लोकेटेड है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब क्या है? मैंने कहा ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा प्रेजेंट है। प्लेसेंटा से क्या अराइज होते हैं? आपके ओव्यूल। जो ओवरी, जो प्लेसेंटा है ना, उससे क्या अराइज होते हैं? ओव्यूल अराइज होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है? आपके ओवरी में। नेक्स्ट इज, हाँ जी, अब आ जाते हैं मेगा ओव्यूल को क्या कहते हैं? और जैसे पोलन ग्रेन को हम बोल रहे थे ना पहले, माइक्रोस्पोर्स बोल रहे थे हम, होते हैं माइक्रोस्पोर्स से आपका पोलन ग्रेन की मैंने डेवलपमेंट सारी बताई। तो उसी तरह से हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। तो जब मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे तो हम ओव्यूल की बात करेंगे। देखो हमारा जो पिस्टल को पढ़ने का जो मकसद है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर क्या है? ओव्यूल्स है। हमने वो ओव्यूल पढ़ना है। ओव्यूल क्या है? देखो जी, ये ओव्यूल है +2 के एग्जाम आपके सिलेबस में। यही ओव्यूल आपने याद, किसी का ही डायग्राम आपने लर्न करना है। कैसे लर्न होगा डायग्राम? आइए देखिए। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये है आपकी फ्यूनिकल, ये ओव्यूल है। इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। ओवरी में क्या है? प्लेसेंटा है। तो ओव्यूल क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर है। किसके साथ अटैच्ड है? प्लेसेंटा के साथ। कैसे? बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। स्टॉक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अनदर टॉपिक इज पॉलिनेशन। देखो जी, आपने बड़ा कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया। हमने ये देख लिया कि पिस्टल क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का बना होता है। हमने स्टेमन देख लिया, एंथर और फिलामेंट का बना होता है। अब देखो इन पॉलिनेशन होनी है, पॉलिनेशन होनी है ना। तो पॉलिनेशन होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination is the mechanism to achieve this objective, transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil. Transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of pistil. Transfer होता है pollen grains का from the, जो shedding होती है from the anther to the stigma of pistil. कहते हैं ना pollination हो रही है। कैसे pollination हो रही है? pollen grains का transfer हो रहा है स्टिग्मा से आपके एंथर का, एंथर से किस पे? पिस्टल पे, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पे। तो देखो ये पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर्स, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में भी हो सकती है, ये डिफरेंट फ्लावर्स में, डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकती है, डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकती है। पॉलिनेशन कैसे होती है आपको पता है? विंड पॉलिनेशन होती है, वाटर पॉलिनेशन होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। ये सब बातें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the pistil is called pollination. So pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the pistil. Autogamy, देखो जरा, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of same flower. अगर ये है, इसमें फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये अगर सेम फ्लावर का, सेम प्लांट में फ्लावर्स हैं, अगर ट्रांसफर हो जाए पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी, ठीक है। अब ये बातें करेंगे हम अभी सारी। सो द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। अब देखो डायग्राम, देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अगर फ्लावर के अंदर पोलन ट्रांसफर हुई जाए विद इन 1 फ्लावर, एक ही फ्लावर, इसको देख लेते हैं,
एक ही फ्लावर के अंदर अगर इसके साथ एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ट्रांसफर हो जाए, समझे बात? अगर पोलन ट्रांसफर हो जाए विद इन वन फ्लावर, देखो डायग्राम को, ये फ्लावर है, इसी के अंदर पोलन ट्रांसफर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है, अब हम इसमें ना कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ये होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ना, दे डू नॉट ओपन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे डू नॉट ओपन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को ऑटोगैमस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी चांस नहीं है क्रॉस पॉलन लैंडिंग का। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर क्लोज्ड, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। देखो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं तो ये क्या होता है? देयर इज एश्योर्ड सीड सेट होता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। डिफरेंस पूछा जाएगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर्स में। याद रखना पड़ेगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स हैं विच डू नॉट ओपन। तो ये क्या होते हैं? ऑटोगैमस होते हैं, क्योंकि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कोई भी क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा का कोई चांस नहीं है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, वॉयला। चेस्मोगैमस फ्लावर, डिफरेंस आएगा। चेस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? ओपन फ्लावर्स होते हैं। चेस्मोगैमस जिसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है। अब बात कर, डिफरेंस क्लियर हो गया चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। नेक्स्ट इज जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या मतलब? सपोज कर लेते हैं कि ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, एक प्लांट है उसके डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन का फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। अगर ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है पोलन का फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, उसे क्या कहते हैं? जिटनोगैमी कहते हैं। तो ये कौन सी होती है जी? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो डायग्राम, दो फ्लावर्स हैं, ट्रांसफर हो रहा है एंड पोलन का फ्रॉम द पोलन ट्रांसफर बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द वन प्लांट। टू फ्लावर्स हैं एक प्लांट के, उनमें ट्रांसफर हो रहा है पोलन का। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होगी, दो फ्लावर्स के बीच में है। इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट, दैट इज, और ये क्या होती है? जेनेटिकली सिमिलर होती है ऑटोगैमी से, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ये किसके साथ जेनेटिकली सिमिलर होती है? ऑटोगैमी से जेनेटिकली सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है? क्योंकि पोलन ग्रेन्स कहाँ से आ रहे हैं? सेम प्लांट से। फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट तो सेम है, तो ये किससे जेनेटिकली सिमिलर है? ऑटोगैमी से। Xenogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of different plant। बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन द ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड द जीनोगैमी बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, जीनोगैमी में क्या हो गया? दो प्लांट्स हैं, दो फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको पूछे जाएंगे पर विद एग्जाम्पल। इसी तरह जैसे मैंने मार्क किया है एरो, इसी तरह एरो मार्क करके आपने इनकी पॉलिनेशन दिखानी है कि किसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये तो बड़ा जनरल टॉपिक है, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एबायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं। एबायोटिक कौन से होते हैं? वाटर वेंट। किसी से लोअर 8th 9th के स्टूडेंट से भी पूछ लो कि एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, वो कहेगा वाटर और विंड होते हैं। बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट हो गए, बटरफ्लाई हो गया, हनी बी होगी, दीज आर योर बायोटिक एजेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ pollen grains are produced by plants using abiotic mode of pollination as most of pollen grains are wasted during transfer। तो देखो दो तरह के एजेंट्स है पॉलिनेशन के, एबायोटिक एजेंट्स एंड द बायोटिक एजेंट्स। तो जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एबायोटिक एजेंट्स। राइट, आगे चलते हैं। अडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन,
क्या अडेप्टेशंस हैं फ्लावर्स में फॉर पॉलिनेशन? सबसे पहले मतलब जो फ्लावर्स हैं, हाउ दे आर अडेप्टेड, हाउ दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ फॉर पॉलिनेशन, उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रखा है। नंबर 1 देखते हैं विंड पॉलिनेशन में। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और विंग्ड होते हैं। आपने देखो विंड पॉलिनेशन होनी है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अगर लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे तभी ट्रांसफर होंगे ना, अगर स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे। एंथर कैसे होते हैं? वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टिग्मा कैसे होते हैं? लार्ज और फेदरी होते हैं। फ्लावर कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लावर कैसा होता है? वन ओव्यूल। फ्लावर में वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, अरेंज्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया एनसीईआरटी का। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है शोइंग कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड एंथर। वेल एक्सपोज्ड एंथर्स हैं और कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है। कैरेक्टर्स याद रखने और तो कुछ नहीं। विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, एंथर कैसा है, स्टिग्मा कैसा है, फ्लावर कैसा है, ये कैरेक्टर याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको छोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल याद रखने, कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम, 2 एग्जाम्पल याद कर लो, सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। वाटर पॉलिनेशन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी सब क्या करते हैं? वाटर पॉलिनेशन करते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। एग्जांपल है फ्रेश वाटर प्लांट्स है, वेलिस्नेरिया, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। वेलिस्नेरिया, इसका आपको ये क्या होता है? सरफेस पे आ जाता है, वाटर के सरफेस पे आ जाता है पॉलिनेशन के लिए। और एक हाइड्रिला हो गया और सी ग्रास हो गया जोस्टेरा। तो ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द मेन फीचर्स ऑफ द विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के मेन फीचर्स क्या है? दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर। ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर में। और ये क्या नहीं प्रोड्यूस करते? नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते। इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होती है? इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, तभी इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। फ्रेग्रेंस होती है उनमें, स्टिकी नेचर के होते हैं। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं, ठीक है, तभी वो जो इंसेक्ट है उनके साथ स्टिक कर जाते हैं। स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। कुछ रिवार्ड्स, जो सर्टेन रिवार्ड्स टू पॉलिनेटर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर एज फूड, ये रिवार्ड्स हैं पॉलिनेटर्स के लिए। दे प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग लेइंग कर सकें। एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस एंड यूका, याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं? कुछ मेथड्स हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं? दे डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड दे इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों बात करेंगे? कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। एज कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए कहते हैं कि जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहे तो क्या होते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाते हैं। कैसे बात करते हैं? इट इंक्लूड्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्या मतलब है इस बात का? कि जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है, पोलन का रिलीज हुआ, स्टिग्मा रिसेप्टिव, उनके टाइमिंग्स जो है दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सेम टाइमिंग्स नहीं है। एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा जो है दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। जो एंथर और स्टिग्मा है दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, जो पिस्टिल है उसके अंदर पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का टॉपिक ऐसे ही एनसीईआरटी में डिस्कस हुआ है। आपने क्या करना है, इसमें क्या समझने वाली बात है कि ये क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है? जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब प्लांट ब्रीडिंग होती है तब कुछ जो है हमारे जो आगे फैक्टर्स आते हैं,
कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि क्या क्या उसमें होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम चैप्टर के एंड में आते जा रहे हैं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पोलन की बात होगी, बहुत बातें होगी, पिस्टल की बहुत बातें होगी। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, जो पिस्टल है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला, ये जो पिस्टल है उसमें एबिलिटी है, दैट हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। देखो पोलन की रिलीज होता है तो स्टिग्मा में क्या है, जो पिस्टल है वो उसमें क्या है, एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पोलन। ऐसे थोड़ा किसी भी फ्लावर का पोलन आया और किसी भी स्टिग्मा पे आके वो वहां पे आके वो लैंड कर गया, ऐसे थोड़ा होता है कुछ। पोलन में एबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है किसको, तो कंपैटिबल पोलन को, कि वो पोलन कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है। आप सोच लेते हो ना ये मेरा फ्रेंड है, क्यों फ्रेंड है मेरा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो मेरे जैसी नेचर का है, तो कंपैटिबिलिटी बैठ गई। ऐसे ही कंपैटिबिलिटी जो है वो आपका पिस्टल देखता है कि जो पोलन आया क्या वो कंपैटिबल है, अगर उसको वो कंपैटिबल लगता है तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस होती हैं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन ये वो इवेंट्स हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये वो इवेंट्स हैं दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ये कौन से इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन का, वेरी ऑब्वियस पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगी दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट टू एम्ब्रियो सैक। पीछे याद करो पोलन ग्रेन पढ़ाया था, पोलन ग्रेन पढ़ाया, मैंने क्या बताया था पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, आउटर लेयर एक्साइन, एक्साइन कहाँ नहीं है, जहां पे जर्म पोर प्रेजेंट है। जर्म पोर से क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है थ्रू जर्म पोर, ताकि क्या हो सके, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट इनटू द एम्ब्रियो सैक, ताकि जो मेल गमीट है वो ट्रांसफर हो सके एम्ब्रियो सैक में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो आपको मैं थोड़ा अपने ही एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होती है। जैसे कि मेरी पीएचडी है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, मैंने जो रिसर्च की थी रिसर्च स्टेशन में, तो वहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमने प्रैक्टिकली कर रखी है एग्रीकल्चर से पीएचडी होने के कारण। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों की जाती है, क्रॉसिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज। आपके पास एक स्पीशीज है, मैंने फेनल पे की थी, है ना, फेनल सौंफ पे किया मैंने। तो जैसे एक स्पीशीज है फेनल, उसके डिफरेंट वैरायटीज हैं विच आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उसके क्या किया हमने, क्रॉस किया। क्रॉस किसमें करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में। क्रॉसिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज, हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेन एम क्या है, क्यों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, क्रॉसिंग द डिफरेंट वैरायटीज को क्रॉस किया जाता है टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स आप चाहते हो विच आर डिजायर्ड बाय द प्लांट ब्रीडर, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रॉस करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिजायर्ड पॉलन, देखो जी, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। तो जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, आपने कहा मैंने इस प्लांट से पॉलन ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है, एंड स्टिग्मा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम कंटेमिनेशन। तो एग्जाम्पल है एमास्कुलेशन का। एमास्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, ये हमने टेक्निक की थी। तो आप जिसको भी नेट पे और देखना चाहो तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में आपको एमास्कुलेशन टेक्निक बताई जाएगी। वैसे तो प्रैक्टिकल में भी एमास्कुलेशन टेक्निक आपको आपके टीचर भी बताएंगे, नहीं तो हम किसी दिन प्रैक्टिकल के पार्ट में वो देखेंगे एमास्कुलेशन कैसे होती है। एमास्कुलेशन का मतलब क्या है, एमास्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर। आपने क्या करना, ये आपका बाइलोब्ड एंथर है, अब बड़ा ना ये प्लांट में बहुत छोटा सा है, आपको दिखेगा कि नहीं, ये टूट ही गया। ये देखो, ये इसको रिमूव करना है, ये जो टिप है ना, ये टिप, इसको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल करोगे, एंथर की रिमूवल करोगे। नेक्स्ट इज द
बैगिंग। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर है ना उसको कवर कर लेते हैं बैग के साथ। बैग किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है। हम इसको बैग के साथ कवर क्यों करते हैं, ताकि कंटेमिनेशन ना हो जाए स्टिग्मा की फ्रॉम द अनवांटेड। अब मैंने आपको पहले बताया कि स्टिग्मा जो है उसको हमने अनवांटेड पोलन से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे, उसकी बैगिंग कर दोगे। बटर पेपर का बैग होता है उसके साथ बैगिंग कर दोगे, ताकि जो अनवांटेड कंटेंट आप जो नहीं चाहते पोलन, वही पोलन के साथ इंट्रैक्शन होनी है जो डिजायर्ड है। बाकी अनवांटेड पोलन को जो है कंटेमिनेशन से बचाते हैं। बैग्ड फ्लावर, जो बैग्ड फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे अटेन रिसेप्टिविटी। मेच्योर पोलन ग्रेन्स जो हैं, जो आपके मेच्योर पोलन ग्रेन्स है ना, उनको आप डस्ट कर देते हो ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर आप उन पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग कर देते हो, फिर रीबैग कर देते हो एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, फिर फ्रूट्स डेवलप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको कि मैम हर टॉपिक पे बोल देते क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में हर से ही टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। डबल फट, चाहे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए या कभी नीट की जब तैयारी करोगे तब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो पोलन ग्रेन है, आफ्टर, आपको मैंने बताया ना पोलन ग्रेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है एक्साइन है, एक्साइन पे जर्म पोर है, जर्म पोर से मैंने क्या बताया आपको, पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब क्या होता है कि जब वो एंटर कर गई सिनर्जिड में, सिनर्जिड में कहाँ से एंटर करती है, मैंने बताया अभी फिलीफॉर्म अपरेटस है, वो वहां से ये एंटर कर गई सिनर्जिड में। तो ईच पोलन ग्रेन, हर पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, जो एक मेल गैमीट है ना वो जाके फ्यूज कर जाता है एग के साथ, एग के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना, और जो दूसरा मेल वो क्या बना देता है, जायगोट। 1 मेल, देखो जो आपके जो आपकी पोलन ग्रेन्स है एंटर करते हैं सिनर्जिड्स में, सिनर्जिड्स में जब वो एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक के, वहां पे क्या होंगे, उनके पास 2 मेल गैमीट्स होंगे। एक मेल गैमीट किसके साथ जाके, एग के साथ जाके क्या कर देता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, सिनगैमी। दूसरा जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, 2 पोलर। ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखा था ना मैं पीछे, मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल है, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। जो आपके पास पोलन ग्रेन था वो किस में एंटर किया, सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर कर गया। सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करके क्या किया, उसमें 2 मेल गैमीट्स थे, एक मेल गैमीट जाके एग सेल के साथ, यहाँ पे जो एग सेल था, एक मेल गैमीट जाके एग के साथ जाके क्या कर दी, उसने फर्टिलाइजेशन कर दी, क्या होगी, सिनगैमी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे, और दूसरे जो आपका मेल गैमीट था उसने क्या किया, आके जो दूसरा मेल गैमीट था वो फ्यूज कर गया 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और उसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे PEN कहा जाएगा। फिर से बात कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 मेल गैमीट्स थे पोलन ग्रेन के पास, 2 मेल गैमीट्स से सिनर्जिड्स में एंटर हुए, सिनर्जिड्स में एंटर करके वो एग के साथ फर्टिलाइज कर गए, एग सेल के साथ, एग के साथ फर्टिलाइज करके क्या होगी, सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। दूसरे मेल गैमीट ने क्या किया, जो यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उनके साथ जाके फ्यूज कर गया, क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे PEN भी कहते हैं। इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फ्यूजन 2 बार होती है, एक बार एग सेल के साथ, एक बार 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, 2 तरह की फ्यूजन होती है एम्ब्रियो सैक में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जो PEN है, ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। जो जाइगोट बना डबल फर्टिलाइजेशन में, वो किस में डेवलप कर गया, एम्ब्रियो में। और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जो आपका दूसरा मेल गैमीट था 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज करके उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, जो PEN बनाया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो किसमें चेंज हो गया, एंडोस्पर्म में। आगे देखते हैं।
सो नाउ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगी, ट्रिपल फ्यूजन होगी, तो इसको उसके बाद क्या आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। इसमें क्या बनता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैंने आपको भी बताई। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो, किसमें चेंज होगा, एम्ब्रियो में। ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसमें चेंज होगा, एंडोस्पर्म में। ओव्यूल्स किसमें मैच्योर हो जाएंगे, सीड्स में। और ओवरी किसमें डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में। ठीक है। एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो डिवाइड करेगा मेनी टाइम्स टू फॉर्म ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू। वो बहुत बार डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं। दो तरह की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है, फ्री न्यूक्लियर कॉमन मेथड है, सेलुलर टाइप सेकंड मेथड है। तो दो तरह की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट के लिए। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड। जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड, एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट, इसे कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में। एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं, अगर पोर्शन ऑफ द एंडोस्पर्म रिमेन इन द मैच्योर सीड, अगर कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का मैच्योर सीड में रह जाए, एग्जांपल है व्हीट, मेज, कैस्टर। ठीक है जी। एम्ब्रियो कहां डेवलप होगा, माइक्रोपाइलर एंड में जाके क्या हुआ था, जाइगोट बना था। तो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कहां डेवलप हुआ, माइक्रोपाइलर एंड में। वेरी ऑब्वियस, वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। जाइगोट क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाता है। और जो प्रो एम्ब्रियो है, डायग्राम दिखाती हूँ आपको भी, जो प्रो एम्ब्रियो है वो क्या बनाता है, ग्लोबुलर हार्ट शेप। और मैच्योर एम्ब्रियो उसमें वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एम्ब्रियो किसका बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलिडन्स और प्लेम्यूल का। जो आपका एम्ब्रियो है, एक तो होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक होते हैं कॉटिलिडन्स, एक होता है प्लेम्यूल, एक होता है रेडिकल। डायग्राम दिखाऊंगी आगे। मोनोकॉटिलिडनस सीड्स कौन से होते हैं, मोनोकॉटिलिडनस सीड्स कौन से होते हैं, स्क्यूटेलम कॉटिलिडन होती है, सिलोरेजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। देखो आपने सीड का जो स्ट्रक्चर है 9th 10th में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो सिलोरेजा है ये नहीं तब पढ़ा था, ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो कवर करती है रेडिकल और रूट कैप को। सीलियोपटाइल क्या होता है, शीथ है जो कवर करती है प्लम्यूल को। आगे देखते हैं, देखो जी डायग्राम देखो। हाइल माइक्रोपाइल, हाइलम मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। सीड कोट देख लो, लेटरल व्यू है सीड का, इसमें देख लो ये है एपिकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल, ये है रेडिकल और ये आपका क्या है, सीड कोट है। और ये दो क्या है, कॉटिलिडन्स है। ठीक, ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है, उसके बाद ही पढ़ना है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल, जो फर्टिलाइज्ड और मैंने बताया था कि जो ओव्यूल्स हैं वो किसमें मैच्योर हो जाते हैं, सीड में। तो जो फर्टिलाइज्ड और मैच्योर ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। सीड किसका बना होता है, कॉटिलिडन्स का। कॉटिलिडन्स हैं, ये दो कॉटिलिडन्स हैं, मैं बताती हूँ। एम्ब्रियोनल एक्सिस का, दीज आर द कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट, जो ये सीड के अराउंड कवरिंग है उसे सीड कोट कहते हैं। डबल लेयर होती है और ये सीड कोट कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय द इंटेगुमेंट्स। उसके बाद टेस्टा, टेस्टा आउटर कोट, टैगमन है इनर कोट। तो ये कुछ आपने याद रखने हैं, सीड कोट के डायग्राम के साथ ये आप लर्न कर लोगे। आगे करते हैं। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, देखो हम माइक्रोपाइलर एंड पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग ऑन द सीड कोड। सीड कोड के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और ये क्या फैसिलिटेट करता है, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड फॉर जर्मिनेशन। जो एंट्री होती है ना वाटर और ऑक्सीजन की सीड में, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन,
दैट इज ड्यू टू दैट अकर्स एट द माइक्रोबाइल। हाइलम स्कार होता है सीड कोड पे। सीड मैंने बताया अभी एल्ब्यूमिनस भी होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमिनेंट्स एंड न्यूसेलस के, दैट इज परसिस्टेंट। ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगे। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर। डोरमेंसी किसे कहते हैं ना, डोरमेंट है सीड, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। जब जो सीड है जब एक्टिव नहीं होता, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को हम डोरमेंसी कहते हैं। ओवरी की मैंने बताया ओव्यूल किस में डेवलप होंगे, सीड में। ओवरी की वॉल किस में डेवलप होगी, फ्रूट में। और उस जो वॉल, ओवरी की वॉल है जो डेवलप होती है फ्रूट में, उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स में, जो ट्रू फ्रूट्स भी दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में ओनली ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन, जो ओवरी है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन फ्रूट फॉर्मेशन इन ट्रू फ्रूट्स। लेकिन फॉल्स फ्रूट्स में क्या होता है, थैलमस भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। एपोमिक्सिस क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये फॉर्म है। मिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जब सीड बनता है विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, फर्टिलाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एपोमिक्सिस फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपोमेक्टिक सीड। डिप्लॉयड सेल, जब डिप्लॉयड सेल बनता है विदाउट मियोसिस, वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आपकी फॉर्मेशन होती है। सेल्स जो है न्यूसेलस के, बताया था ना एम्ब्रियो सैक में सेल्स होते हैं न्यूसेलस के, दे प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। एग्जाम्पल किस में होता है ऐसा, किस में होता है ऐसा कि डेवलपमेंट हो जाए विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिट्रस एंड मैंगो में। ठीक है जी। पॉलीएम्ब्रोनिंग, पपैया याद कर लेते हैं, पपीता खाते हैं हम लोग, उसको काट लो, कितने सीड्स हैं। वाटरमेलन खाते हैं, काट लो, कितने सीड्स हैं, क्या है वो, पॉलीएम्ब्रोनिंग, बहुत सारे एम्ब्रियोस, मैनी एम्ब्रियोस। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियोस बनते हैं सीड में, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीएम्ब्रोनी। ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, को एसोसिएट किया जाता है एपोमिक्सिस के साथ। एग्जाम्पल है सिट्रस एंड ग्राउंडनट, राइट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। सो एंड सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वन शॉट यहीं पे कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी, मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है आपका, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो डिलीट हो गया है, तो मैंने वो सारा आपको पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी सिंपल हो गई है। अब आपने इस पे फोकस्ड होके इसके जो नोट्स हैं वो बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। वैसे तो वीडियो पॉज कर लिया करो बीच में, साथ के साथ बनाया करो, नहीं बनाए तो उसके बाद आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देखो और अपने नोट्स बनाओ। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। अब हम आएंगे आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगा, ताकि आपको अपने एग्जाम्स में अपने प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करने में कोई दिक्कत ना हो। बट नाउ द थिंग इज दिस कि आपको भी मेरे साथ एफर्ट्स करनी है ताकि हम इस टारगेट 2023 की वन शॉट सीरीज में सक्सेसफुल हो सकें। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।